नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स से लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2015 लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो अभी दिसंबर 2015 में CSIR नेट के अंदर पार्ट बी में जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हमें डिस्कस करेंगे भाई। तो ये हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट ए बी ए रियल 3x4 मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2, then the rank of a power of t into a where a power of t denotes the transpose of a is। मेरे पास ए का मैट्रिक्स कोई भी 3x4 ऑर्डर की दे रखी है भाई, उसका रैंक 2 दिया हुआ है और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए निकाल रहा है भाई, क्या होगा। देखिए भाई, ये दो छोटे छोटे रिजल्ट होते हैं। सी पर ये रिजल्ट अलग होता है, आर पर अलग होता है। इस रिजल्ट को एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई, फिर मैं इसका प्रूफ भी आप लोगों को समझा दूंगा कैसे करना है। तो रिजल्ट अगर मैं राइट करूं, अगर ए मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है भाई, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां से मेरे पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए का इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है। मे और मे नोट होता है भाई, ये मे और मे नोट होता है अगर ए मेरे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो। लेकिन अगर ए मेरे पास कैसी मैट्रिक्स है, रियल मैट्रिक्स है, फिर मेरे पास क्या है भाई, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल होता है भाई। ये छोटा सा रिजल्ट है भाई, उसी रिजल्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अगर आप लोग अच्छा फर्स्ट के लिए ऑप्शन चाहते हो तो ए को मैं ये मान लेता हूं भाई मैट्रिक्स 1 आयोटा 0 0, ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अगर यहां से ए ट्रांसपोज इनटू ए करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा भाई, मल्टीप्लाई कीजिए ट्रांसपोज क्या बनेगा मेरे पास, ए ट्रांसपोज ए मेरे पास ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करूंगा तो 1 आयोटा 0 0 ये बनेगा भाई। और यहां से इनटू में ए, ठीक है। तो मेरे पास इनटू में ए क्या आ जाएगा भाई, 1 आयोटा 0 0 क्या आएगा। नहीं, या इससे नहीं करेंगे भाई, आप लोग क्या कीजिए, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है ना, तो एक काम कर लीजिए, मेरे पास मैट्रिक्स को मैं ये लेकर चलूंगा 1 आयोटा 0 0, ए ट्रांसपोज करूंगा तो वो मेरे पास 1 आयोटा 0 0 आएगी, इनटू में 1 आयो 1 0 आयोटा 0 ये मैट्रिक्स आएगी भाई। ए मैट्रिक्स मैंने क्या ले ली भाई, 1 0 आयोटा 0, ये वाली मैट्रिक्स ली। अब इसका ट्रांसपोज के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन की तो मेरे पास क्या आया, यहाँ से 1 इंटू 1 आयोटा और आयोटा की मल्टीप्लीकेशन -1, और यहाँ मेरे पास फिर 0 0 0, यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई। रैंक ऑफ ए तो 1 था, लेकिन रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए मेरे पास है जीरो मैट्रिक्स आई है, तो उसका रैंक मेरे पास 0 आ गया। तो यहाँ से अगर ए मेरे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए का सेम होना, रैंक ऑफ ए के बराबर होना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रियल मैट्रिक्स है फिर ऐसा हो जाएगा भाई। फिर हम किससे जाएंगे, इसका जो प्रूफ है, अगर यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो फ्रोबिनियस इनइक्वालिटी और फिर जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल होता है मैट्रिसेस का, वहां से हम चले जाते भाई।
लेकिन यहाँ मेरे पास नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम कहाँ से जाएंगे भाई? नल स्पेस से इसका प्रूफ करेंगे भाई, नल स्पेस के अंदर। और वो मैं शो करूंगा कि यहाँ से मेरे पास क्या है, ए मेरे पास मैट्रिक्स है भाई 3x4 ऑर्डर की। मेरे पास अगर मैं इसकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाऊं तो वो टी मेरे पास है R4 से R3 पर बनेगी भाई, क्योंकि कॉलम हमारे पास जितना जो कॉलम होता है वही वो मेरे पास है डोमेन का क्या होता है भाई, डायमेंशन ऑफ डोमेन होता है। यहाँ से 4 आ जाएगा मेरे पास। और अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए करूंगा तो वहां से भी मेरे पास जो टी बनेगी वो R4 से R4 बनेगी, क्योंकि मेरे पास वो क्या आएगी भाई, क्या आएगी, ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या बनेगी 4x3 ऑर्डर की, और ए बनेगी 3x4 ऑर्डर की। तो यहाँ से मेरे पास इन दोनों ही मल्टीप्लीकेशन से हम क्या करते हैं, फर्स्ट का रो नंबर, सेकंड का कॉलम नंबर लेते हैं भाई। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए जो मैट्रिक्स होगी वो 4x4 ऑर्डर की होगी, तो उसकी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी R4 से R4 पर होगी। अब एक चीज मैं शो कर दूं, जो नल स्पेस है ए का और जो नल स्पेस है इसका भाई, नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए का दोनों का सेम है। शो करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे यहाँ से और उसको मैं पहले यहाँ शो कर दूंगा और फिर यहाँ का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट मैं इसके अंदर शो कर दूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा। मीन्स एन ए को मैं सबसेट शो करूंगा एन ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए का। एन ए का मतलब है नल स्पेस ऑफ ए। सबसे पहला काम ये है भाई, यहाँ का मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लिया एक्स है, बिलोंगिंग टू नल स्पेस ऑफ ए के अंदर लाई कर रहा है। नल स्पेस ऑफ ए के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से क्या हो गया कि ए के साथ अगर हमने एक्स की मल्टीप्लीकेशन की तो वो जीरो मैट्रिक्स देकर गया। मीन्स है कि जीरो वेक्टर मेरे को देकर गया। ठीक है, और ये जो वेक्टर होता है वो कैसा होता है भाई, एक कॉलम वेक्टर होता है। क्लियर है? अब देखना भाई मेरे पास क्या होगा, यहाँ से दोनों साइड अगर मैं ऑपरेट कर दूं ए ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं, यहाँ भी ए ट्रांसपोज जीरो नल आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास अब क्या, और ए ट्रांसपोज नल मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक्स किसके अंदर चला गया भाई, ए ट्रांसपोज इंटू एक नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए के अंदर चला गया। मेरे पास पहला जो ये वाला जो नल स्पेस ऑफ ए था वो सबसेट हो गया नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए का, क्योंकि एक्स मेरे पास कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर लेकर चला था। इसका मतलब सारे के सारे जो वेक्टर हैं वो नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए के अंदर लाई करेंगे। अब ओपोजिट प्रूव करेंगे भाई इस तरीके से। के लिए क्या करता हूं मैं, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उधर से लीजिए भाई, मीन्स एक्स मैंने मान लिया नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए का एलिमेंट है। यहां से ये क्या इंप्लाई करेगा, ए ट्रांसपोज इनटू ए इंटू एक्स इक्वल टू नल आएगा। अब एक बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए भाई, मेरे पास क्या है, ए मेरे पास एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो हम ए ट्रांसपोज का इनवर्स करके दोनों साइड अप्लाई करके ए एक्स इक्वल टू नल ले आते, लेकिन यार नॉन स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ए ट्रांसपोज का इनवर्स तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी उसके लिए। तो अब क्या करेंगे भाई, एक काम कर लेते हैं भाई, एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए एक्स से मैं इसके अंदर मल्टी मीन्स एक्स ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब यहां भी हम करवा सकते हैं एक्स ट्रांसपोज नल, ये आ जाएगा भाई, ये मेरे पास नल बन गया। यहां मेरे पास क्या हुआ, इसको हमने रिवर्सल लॉ से इकट्ठा कर दिया। मीन्स एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, तो मैं इसको राइट कर सकता हूं ए एक्स का ट्रांसपोज इनटू ए एक्स। वो क्या हो गया भाई, नल के बराबर हो गया। अब दो वेक्टर हैं, वेक्टर का ट्रांसपोज इनटू वेक्टर मेरे पास क्या आ रहा है, नल वेक्टर क्या आ रहा है, मीन्स
यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, वाई ट्रांसपोज। अगर आप लोग चाहो तो अब इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर चले जाइए, वहां मेरे पास दो वेक्टर हैं, मीन्स सॉरी, वहां एक वेक्टर है और उसका खुद वेक्टर के साथ y कोमा y का जो इनर प्रोडक्ट है वो मेरे पास क्या होता है। अगर मैं इस इनर प्रोडक्ट की बात करूं तो वो मेरे पास क्या होता है भाई, वो फर्स्ट का या सेकंड का कर लीजिए, दोनों में से किसी एक का तो ट्रांसपोज इनटू में दूसरा, ठीक है। और इक्वल, अगर ये वैल्यू मेरे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास जो y होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ये इफ एंड ओनली इफ का केस होता है। तो दैट्स वाई इस अप्रोच से, इनर प्रोडक्ट की अप्रोच से हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि यहाँ मेरे पास अब ax को क्या होना पड़ेगा भाई, 0 होना पड़ेगा। और ax 0 आ गया तो यहां से इंप्लाई अब कर गया, क्या कर गया भाई कि x मेरे पास लाई कर गया नल स्पेस ऑफ ए के अंदर। तो ये दोनों इक्वल हो गए भाई, इक्वल हो गए तो जो डायमेंशन मेरे पास है ए की है वही डायमेंशन ए ट्रांसपोज नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए की होगी। और ये जो है वो मेरे पास 4 - 2 इक्वल टू 2 के बराबर है। तो वही मेरे पास क्या हो जाएगी, R4 से R4 मीन्स ए ट्रांसपोज इनटू ए की हो जाएगी। वहां से 4 - 2 नलिटी आ गई, उसकी डायमेंशन मीन्स नल स्पेस की डायमेंशन वहां से भी 2 आ गई। और 4 - 2 फिर रैंक क्या हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो इस अप्रोच से भाई हम जा सकते, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट मैंने डायरेक्ट बता दिए थे भाई। रिजल्ट ये हैं जो फर्स्ट और सेकंड आपको राइट किए हुए हैं। यहाँ से मेरे पास ए क्या है, रियल मैट्रिक्स है, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए सेम होगा भाई। और रैंक ऑफ ए 2 दे रखा है तो मेरे पास ए ट्रांसपोज इनटू ए का जो रैंक है वो भी 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन मेरे पास इनकोरेक्ट होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है भाई। डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो भाई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दी गई है क्यू वी इक्वल टू वी ट्रांसपोज ए वी, वेयर ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इक्वल टू दिस, देन क्यू एज रैंक 3। क्यू के बारे में बात कर रहा है, मीन्स जो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके बारे में फिर से पूछ रहा है कि वो मीन्स किसके इक्विवेलेंट होगी या किसके आइसोमोर्फिक होगी, या फिर उसका जो रैंक है वो कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक बात ध्यान से सुनिए भाई। अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है तो जो मेरे पास उस क्वाड्रेटिक फॉर्म की ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, जो रैंक इस मैट्रिक्स का आता है वही रैंक मेरे पास किसका आता है भाई, मेरी जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका होता है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। यहां से आप लोगों को क्लियरली शो हो रहा होगा भाई, जो ए मैट्रिक्स है वो मेरे पास से एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट है। मीन्स यहां से मेरे पास अगर मैं इस जो मेरे पास फोर्थ कॉलम है उसका ट्रांसपोज अगर मैं किसके साथ कर दूं भाई, थर्ड कॉलम के साथ कर दूं तो मेरे पास वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। मीन्स मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है भाई, एक इनवो मीन्स सॉरी, कैसी मैट्रिक्स है ये, मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या बोल सकते हैं भाई, जो मैं रैंक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होगा वही रैंक इसका होगा। और इसका रैंक मेरे पास 4 के बराबर है, तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसका भी रैंक किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा भाई। फर्स्ट ऑप्शन में 3 के बराबर बोल रहा है, मीन्स ये वाली बात गलत हो गई। अब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि इनमें से मेरे पास एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर इक्वल टू 2 पी ऑफ वी फॉर सम इनवर्टिबल 4x4 रियल मैट्रिक्स पी। मतलब क्या मेरे पास कोई एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स पी
मिल सकती है सॉरी, अगर मैं Q ऑफ P ऑफ V करूं तो उसकी जो मेरे पास इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म की, वो एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर के बराबर आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? ये बोल रहा है भाई। मीन सीधी सी बात, पता है ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास है या सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में जो भी मेरे पास है ये इक्वेशंस दी गई हैं, इनसे बनने वाली जो मेरे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, वो क्या मेरे पास क्यू के जो क्यू मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके आइसोमॉर्फिक इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये हमसे पूछ रहा है भाई। या उसके इक्विवेलेंट कौन सी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो उसके लिए हमारे पास पता है क्या होता भाई, अगर हम आर पर बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा भाई, रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर, ये तीनों मेरे पास सेम होने चाहिए भाई। अगर मैं आर पर दो मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसकी इक्विवेलेंस के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरे पास वहां रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर तीनों के तीनों ये बराबर होने चाहिए। या हम ये बोल सकते हैं कि कैनोनिकल फॉर्म के अंदर है मेरे पास दूसरी फॉर्म में अगर हम बोलें तो कैनोनिकल फॉर्म पर के अंदर है, हम ये बोल सकते हैं अगर उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म के अंदर रिड्यूस करें तो वहां से सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव, तो हमारे पास पॉजिटिव जितने भी डायगोनल एंट्रीज हैं, नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज दोनों में मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए भाई, सेम होनी चाहिए। पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव डायगोनल एंट्रीज, नंबर ऑफ नेगेटिव डायगोनल एंट्रीज, नंबर ऑफ जीरो डायगोनल एंट्रीज वो सेम होनी चाहिए, तब वहां से हम बोल सकते हैं ओवर आर वो दोनों में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो इक्विवेलेंट है, आइसोमॉर्फिक है। अगर सी पर बात करें तो जस्ट हमारे पास एक चीज सेम हो जाए, रैंक, अगर ओवर सी बात करें तो रैंक रैंक सेम हो जाए तो हम आइसोमॉर्फिक बोल देंगे भाई, या इक्विवेलेंट बोल देंगे भाई। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ आर दिया गया है, आर पर बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये ए क्या कैसी मैट्रिक्स है भाई, रियल मैट्रिक्स है। तो यहाँ अच्छा यहाँ पी भी कैसी मैट्रिक्स है भाई, रियल मैट्रिक्स है। तो आर पर बात चल रही है भाई, आर पर अगर बात चल रही है तो मेरे को क्या शो करना पड़ेगा, रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर सेम आ जाए भाई। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका रैंक के बारे में हमें पता चल गया भाई, रैंक ऑफ ए मेरे पास किसके बराबर है भाई, 4 के बराबर है। इंडेक्स क्या होता है भाई, जब हम इसको कैनोनिकल फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर देंगे तो उसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव डायगोनल एंट्रीज, और वो मेरे पास यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो भाई, मैं निकाल लेता हूं। अगर इस पर ऑपरेशन लगाएं, पहले इसको किस में रिड्यूस, अच्छा कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन अप्लाई होंगे भाई, तो ऑपरेट कर देते हैं भाई। पहले मैं ऑपरेट करूंगा भाई किसके अंदर है, R3 पर ऑपरेट कर दिया भाई। R3 पर अगर मैं ऑपरेट करूं, यहां मैं क्या लेकर आऊंगा भाई, 1 लेकर आना चाहता हूं। तो R3 पर ऑपरेट करूं मैं, R3 और प्लस 1/2 R4, सेम ऑपरेशन मेरे पास किस पर अप्लाई होगा भाई, कॉलम पर। तो C3 पर ऑपरेशन ऑपरेट हो जाएगा, C प्लस 1/2 C4। अगर ये दोनों ऑपरेशन ऑपरेट करूंगा तो यहां मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ एक बार तो हाफ R4 से ये वाला ऐड होगा, और एक बार यहाँ हाफ है वो ऐड होगा, तो यहाँ मेरे पास 1 आ जाएगा भाई। ठीक है। अब यहां से मेरे पास क्या होगा भाई, इस पर ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, R4 पर ऑपरेशन अप्लाई करूंगा भाई। R4 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, क्या अप्लाई करूंगा भाई R4 पर, R4 माइनस R3, तो यहां मेरे पास क्या आ जाए, अच्छा फिर वो C4 पर भी होगा भाई, तो C4 पर अप्लाई करेंगे तो
C4 माइनस क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन जब हमने R4 माइनस R3 किया तो यहाँ मेरे पास -1 आ गया। क्या आ गया भाई, -1। लेकिन जब हमने C4 माइनस C3 किया तो 1 -1 ये 0 आ गया, बाकी मैट्रिक्स सेम रह जाएगी भाई। तो डायगोनल एंट्रीज पर 3 तो मेरे पास 1 1 1 आ गए, 3 तो 1 1 1 आ गए, और लास्ट -1 आया। मीन्स मेरे पास जो इंडेक्स आया वो 3 के बराबर आ गया भाई। ठीक है। और फिर सिग्नेचर अगर मैं बात करूं तो सिग्नेचर मेरे पास किसके बराबर होता भाई, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंट्रीज में से हम नंबर ऑफ नेगेटिव एंट्रीज निकालते हैं, तो मीन्स 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 इसका सिग्नेचर आ गया भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट ना, हो गया भाई। अब हमें काम करना स्टार्ट करेंगे भाई। अब फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में देखिए भाई, पहले हम उसकी ए मैट्रिक्स बनाएंगे भाई, सॉरी बी मैट्रिक्स बनाएंगे। ये तो हमारे पास गिवन है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। यहां मेरे पास क्या दिया गया भाई, x इंटू वाई प्लस जेड स्क्वेयर दिया गया है, तो एक्स वाई का कोफिशियंट दिया गया है। इसकी मैट्रिक्स बनाने का एक आसान सा तरीका है भाई, यहाँ जो जो वेरिएबल है उनको राइट कर लीजिए। एक बार तो यहाँ राइट कर दीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और एक बार ऊपर राइट कर दीजिए उसको एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है। अब जैसे यहाँ x इंटू वाई का कोफिशियंट दिया गया है, तो x इंटू वाई का कोफिशियंट एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा भाई। ठीक है। फिर यहाँ जितना भी कोफिशियंट है एक्स वाई का, उसका हाफ यहाँ राइट कर देंगे और हाफ यहाँ राइट कर देंगे भाई। जैसे 1 है तो यहाँ 1/2 तो यहाँ हो जाएगा भाई, और 1/2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। जेड स्क्वेयर का कोफिशियंट दिया गया है, तो जेड इंटू जेड यहाँ आएगा मेरे पास, उसका कोफिशियंट 1 है। बाकी किसी का भी कोफिशियंट कोई भी वैल्यू मेरे पास है, जैसे एक्स स्क्वेयर है वो नहीं दिया गया, एक्स इंटू जेड है वो नहीं दिया गया, तो उन सभी के जो कोफिशियंट है वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, 0। तो बाकी सारी एंट्रीज मेरे पास मैट्रिक्स की क्या आ जाएंगी भाई, 0 के बराबर आ जाएंगी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये मैट्रिक्स यहाँ से निकल कर आएगी भाई। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की एक्स क्यू ऑफ पी वी की अगर हमने क्या बनाई भाई, मैट्रिक्स बनाई इस क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो वो ये बनकर आई भाई। इसका रैंक मेरे पास जो फोर्थ रो है वो किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है फोर्थ रो कंप्लीटली। तो यहाँ से रैंक ऑफ बी में क्या बोल सकता हूँ, रैंक ऑफ बी मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है। 3 आएगा, तो इसका मतलब मेरे पास, और रैंक को जो मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है उसका जो रैंक है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया भाई, और मीन्स आइसोमोर्फिक होने के लिए क्या होना चाहिए था भाई, रैंक इंडेक्स सिग्नेचर सेम। यहाँ रैंक ही डिफरेंट है तो इंडेक्स सिग्नेचर निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन गलत। थर्ड ऑप्शन में निकालिए भाई, पहले क्या कीजिए भाई, बी मैट्रिक्स निकाल कर लेकर आइए भाई। यहाँ मेरे पास किस किस का कोफिशियंट दिया गया है, x इंटू वाई का दिया गया, 1 कोफिशियंट है तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा। वाई स्क्वेयर का कोफिशियंट दिया गया है वो कितना है, 1 है। जेड स्क्वेयर का कोफिशियंट दिया गया है वो कितना है, 1 है। बाकी किसी का भी कोफिशियंट नहीं दिया गया तो वो मेरे पास 0। या फिर से आप लोग चेक कर पा रहे होगे भाई, तो लास्ट वाली रो है वो मेरे पास 0 के बराबर है, और 0 के बराबर है इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया भाई, इसमें जो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी उसका भी रैंक मेरे पास 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया भाई, ये थर्ड जो ऑप्शन है वो भी मेरे पास रॉन्ग हो गया। मेरी इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के आइसोमॉर्फिक ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बन सकती। तो यहाँ से 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। आप लोग निकालना चाहो तो उसका भी इसी तरीके से मैट्रिक्स बनाकर उसको कैनोनिकल फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर लेना, और वहां से आपको जो फोर्थ ऑप्शन बनेगा
वो आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैं एक बार आप लोगों को से शो कर देता हूँ भाई। जो मैट्रिक्स आप लोगों की बनेगी, देखना भाई, यहाँ 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का 1 है, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, और यहाँ 0 आएगा। जेड और डब्लू का जो कोफिशिएंट है वो -1 के बराबर है, तो -1/2 यहाँ आ जाएगा और -1/2 यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब आप लोग इसको क्या करोगे भाई, रिड्यूस करोगे कैनोनिकल फॉर्म के अंदर, तो एक जगह यहाँ इन दोनों जगह में से, मीन्स इसमें से और इसके अंदर से एक जगह पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी भाई, वैल्यू के साथ आ जाएगी, पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगी। वहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेना चाहो तो ऑपरेशन ही यही लगा लीजिए भाई। क्या लगाइए कि सी, सॉरी, पहले आर पर लगाइए, R3 पर ऑपरेशन लगाइए, R3 माइनस R4। ये अगर आप ऑपरेशन लगाते हो, यहाँ से मेरे पास R3 पर ऑपरेशन लगा है, तो ये जो क्वांटिटी है वो माइनस R3 0 है, -R4 कितना है भाई, -1/2। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, प्लस का 1/2। सेम मेरे पास यहाँ से ऑपरेशन होगा, तो C3 पर ऑपरेशन, C3 माइनस C4, यहाँ से प्लस का 1/2 फिर से आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन वहां से ये वाली जो एंट्री है ये क्या चली जाएगी, फिर माइनस की चली जाएगी भाई, लास्ट वाली एंट्री। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। या ये इसकी मैट्रिक्स बनेगी, आप कैनोनिकल फॉर्म में यूज कर सकते हो। वहां से मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है उसका जो रैंक इंडेक्स सिग्नेचर है, उसकी जो कैनोनिकल फॉर्म है उसका जो रैंक इंडेक्स सिग्नेचर है, मेरी जो मैट्रिक्स दी गई है उसके रैंक इंडेक्स सिग्नेचर के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन होगा इसका वो करेक्ट होगा। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? अगर डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर सकते हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एस मेरे पास क्या है भाई, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स को डिनोट कर रहा है भाई, with the property that the matrix this has an inverse in the field this, then S मेरे पास सिंगलटन 31 होगा, S31 59 होगा, S7 13 59 होगा, S इज इनफाइनाइट होगा। भाई एक बात ध्यान से सुनिए, S मेरे पास क्या किसको डिनोट कर रहा है भाई, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स को डिनोट कर रहा है भाई, ठीक है। और उन सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स को डिनोट कर रहा है जहां मेरे पास इस मैट्रिक्स का z मोड पी जेड में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मीन्स मेरे पास z मोड पी जेड के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट, मीन्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। z मोड पी जेड अगर मैं बात करूं तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है भाई, वो आइसोमॉर्फिक होता है जेड पी के। ये एक फाइनाइट फील्ड होता है, पी ऑर्डर का फाइनाइट फील्ड, ठीक है। क्लियर है? अब इसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए भाई। अच्छा, अगर जेड पी के बारे में बात करूं तो वहां पी बिहेव्स लाइक 0 होता है मेरे पास। पी किसकी तरह लाई करता है, बिहेव करता है भाई, 0 की तरह बिहेव करता है। इतनी बात क्लियर है? तो इसका मतलब है मेरे पास क्या होगा भाई, अच्छा, एस के अंदर सीधी सीधी डायरेक्ट बात मैं बता रहा हूं भाई, एस मेरे पास उन प्राइम्स का कलेक्शन है जिसमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स के लिए मेरे पास क्या होता है कि इसका डिटरमिनेंट मेरे पास नॉन जीरो आएगा। ए अगर इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे दूं तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जिस जिस प्राइम के लिए मेरे पास नॉन जीरो आएगा वही मेरे पास किस में लाई करेगा, वही मेरे पास सेट एस के अंदर लाई कर जाएगा।
अब एक बात ध्यान से सुनना भाई, मेरे पास यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए कोई फाइनाइट रियल नंबर आएगा भाई, और फाइनाइट रियल नंबर अगर आएगा कोई भी आए भाई, तो मेरे पास है उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो भी फाइनाइट होंगे। प्राइम फैक्टर कितने होंगे भाई, किसी भी फाइनाइट नंबर के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो भी फाइनाइट होंगे। प्राइम फैक्टर है फाइनाइट होंगे किसी भी फाइनाइट नंबर के। क्लियर है? अब एक बात देखना भाई, प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? प्राइम नंबर्स मेरे पास है इनफाइनाइट होते हैं। उसमें से हमने एस सेट में से कुछ फाइनाइट प्राइम्स को निकाल दिया, तो मेरे पास कितने प्राइम्स बचे? इनफाइनाइट ही बचे ना भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से मेरे पास डायरेक्ट क्या हो गया, एस इनफाइनाइट हो गया डायरेक्ट। हम बोल सकते हैं कि एस मेरे पास इनफाइनाइट होगा जी। आप लोग चाहो तो भाई क्या कर सकते हो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे, उसके बाद उसके अंदर जो प्राइम्स हैं उसके बारे में पता करोगे, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से प्राइम आए हैं। उन प्राइम्स को छोड़कर बाकी सारे प्राइम मेरे पास किसके अंदर होंगे, सेट एस के अंदर होंगे। तो आप वहां से जा सकते हो, डायरेक्ट मैंने बताया है यहां से जा सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है भाई, कि अगर आपका जो डिटरमिनेंट ऑफ है वो एक फाइनाइट, अच्छा, ये जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइनाइट रियल नंबर है, ये किसी स्टूडेंट ने ही मेरे को बोला था भाई। वो एग्जाम के अंदर बैठा था और उसकी जो अप्रोच थी वो डायरेक्टली यही अप्रोच थी भाई, डायरेक्ट किसी स्टूडेंट की बताई हुई बात ही मैं ये बोल रहा हूँ भाई। मेरे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो कोई ना कोई फाइनाइट रियल नंबर होगा जी, और फाइनाइट रियल नंबर है उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो भी फाइनाइट होंगे, और प्राइम फैक्टर फाइनाइट होंगे तो फिर वहां से मेरे पास टोटल प्राइम नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है फिर वो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप ये 10 सेकंड में इसको क्या बोल सकते हो, एस इज इनफाइनाइट। तो फोर्थ ऑप्शन मेरे पास करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट। क्लियर है? आप चाहो तो भाई डिटरमिनेंट निकाल कर उसके बाद काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकट से जाए तो यहां से जा सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ मेरे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा भाई इस क्वेश्चन का। डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर हम बात करते हैं भाई। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे पास क्या है भाई, कोई भी 5x5 ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स है भाई, इसकी जो ट्रेस है वो 15 के बराबर है, 15 के बराबर है, ठीक है। एंड इफ 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ईच विद एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2, देन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू। ध्यान से देखना भाई, मेरे पास मैट्रिक्स की ट्रेस दी गई है और 2 और 3 मेरे पास आइगन वैल्यूज दी गई हैं भाई, जिनकी जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो 2 2 के बराबर है। तो डिटरमिनेंट के बारे में पूछ रहा भाई, तो एक बात ध्यान से सुनना भाई, अगर मेरे पास 2 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है तो उसकी जो आइगन वैल्यू है 2 कितने बार है भाई, 2 बार है, 2, 2। 3 की जो एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी है वो भी 2 बार 2 है, तो मेरे पास 3 जो आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स की वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है भाई, 3, 3। ठीक है। अब ट्रेस यहाँ 15 दिया गया है, मेरे पास क्या होता, मान लेता हूं मैं जो 4 आइगन वैल्यूज आ गई, पांचवी आइगन वैल्यूज निकालने के लिए मैं मान लेता हूँ वो लैम्डा है जी। अब पांचों आइगन वैल्यूज का जो सम होगा वो ट्रेस के बराबर होगा, यहाँ से 2 + 2 + 3 + 3 + लैम्डा इक्वल टू 15 आ जाएगा भाई। अब लैम्डा की ये वैल्यू हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी, 15 माइनस 3 और 3 6 और 4 10, तो 15 माइनस
10 मेरे पास क्या आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो मेरे पास जो पांचवी आइगन वैल्यूज है वो किसके बराबर है भाई, 5 के बराबर। ये मेरे पास क्या आ गई भाई, आइगन वैल्यूज आ गई पांचों की पांचों। इनका जो प्रोडक्ट होगा वही मेरे पास डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स होगा भाई। तो वो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। यहाँ से मल्टीप्लीकेशन निकाल लीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 180। इसके बराबर हो गया भाई, 180 के बराबर हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। और बाकी सारे ऑप्शन मेरे पास क्या हो गए भाई, इनकरेक्ट हो गए। डायरेक्ट छोटा बिल्कुल आसान क्वेश्चन था भाई, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, जस्ट आपको ट्रेस के बारे में क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, इसके बारे में पता करना था और कुछ नहीं पता करना था। क्लियर है। तो यहां से फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आया भाई। डाउट लगे तो फिर भी आप लोग पूछ, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n, let Pn denote the vector space of polynomials in one variable x with real coefficient and with degree less than equal to n. Consider the map T from P2 to P4 defined by T P of x equal to Px square. Then T is linear transformation and dimension of range space of T equal to 5. T is linear transformation and dimension of range space of T equal to 3. T is linear transformation and dimension of range space of T equal to 2. T is not a linear transformation. मेरे पास T क्या दिया गया है भाई, एक मैपिंग दी गई है P2 से P4 पर। अच्छा P2 क्या है भाई, P2 मेरे पास और कुछ नहीं है भाई, सारी पोलिनोमियल्स का कोलेक्शन है भाई एटमोस्ट 2 डिग्री तक की। मतलब है एटमोस्ट 2 डिग्री की सारी पोलिनोमियल्स का कोलेक्शन है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। और P4 मेरे पास क्या है भाई, एटमोस्ट 4 डिग्री तक की जितनी भी पोलिनोमियल्स हैं उनका कोलेक्शन है, उनसे बनने वाला वेक्टर स्पेस है। डिफाइनिंग फार्मूला ये दिया गया है भाई मेरे पास। के बाद सबसे पहले तो मैं फोर्थ ऑप्शन पर बात करूंगा भाई, क्योंकि बाकी किसी में ये कह रहा है ना कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले तो ये देखेंगे वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास क्या होता भाई, अगर कोई भी मैपिंग है, चलिए P2 और P4 के बारे में पता चल गया। तो अगर कोई भी मैपिंग है, ठीक है, उसको अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना है तो मेरे पास वो दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करनी चाहिए भाई। क्या क्या, एक तो टी ऑफ ए यू प्लस वी मेरे पास किसके बराबर आ जाए, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ ए वी के बराबर आ जाए। सेकंड टी ऑफ ए अल्फा यू मेरे पास किसके बराबर आ जाए, अल्फा इंटू टी ऑफ ए के बराबर आ जाए। मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ओपन हो जाए और विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन है वो ओपन अलग अलग हो जाए भाई। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता तो मेरा काम चल जाएगा भाई। क्लियर है इतना। अब यहां मेरे पास क्या दिया गया है भाई, सबसे पहले इसका यूज कर, पहले हम क्या करेंगे, टी ऑफ ए अल्फा यू को मैं अल्फा इंटू टी ऑफ यू शो कर देता हूं भाई, वो आसानी रहेगी मेरे। पहले हम इस सेकंड कंडीशन को शो करेंगे भाई, ये फर्स्ट होती। मेरे पास यहाँ क्या है, u क्या है, u मेरे पास है P2 का कोई भी एक जर्नल वेक्टर है। उसको मैं राइट कर लेता हूँ, u को क्या राइट कर लेता हूँ भाई, यहाँ से a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वेयर। P2 में मेरे पास कोई भी अगर जर्नल पोलिनोमियल है तो इस तरीके से हम उसको राइट करते हैं। a0 a1 a2 कहाँ से आ रहे हैं भाई, रियल नंबर से। ठीक है, और अल्फा मेरे पास कोई भी रियल नंबर है। अल्फा इंटू यहां मेरे पास क्या होगा भाई, a0 प्लस a1 x
प्लस a2x², ये आ गया भाई। क्लियर है? अब यहां मेरे पास क्या, किस तरीके से वो डिफाइन है, p ऑफ x मेरे पास p(x²) p ऑफ x² बन जाता है। मीन्स जहां भी मेरे पास x है वो किस में चेंज हो जाता है, x² के अंदर चेंज हो जाता है भाई। बाकी उसके अंदर और कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो अगर मैं इसकी इमेज के बारे में बात करूं, एक्चुअली में ये मेरे पास क्या है, p ऑफ अल्फा a0 प्लस अल्फा a1x प्लस अल्फा a2x²। अब अगर मैं इसकी इमेज के बारे में बात करूं तो जहां जहां मेरे पास x है उसकी पावर है स्क्वेयर हो जाएगी। तो एक तो मेरे पास यहाँ x है, एक मेरे पास यहाँ x है। तो इसकी अगर मैं इमेज निकालूं तो वो मेरे पास क्या आएगी, अल्फा a0, क्योंकि यहाँ x प्रेजेंट नहीं है तो एज इट इज, प्लस अल्फा इंटू a1x², यहाँ x था x² में कन्वर्ट हो गया, प्लस अल्फा a2x² उसका स्क्वेयर के अंदर कन्वर्ट हो गया। मीन्स यहाँ x² था तो उसका स्क्वेयर हो जाएगा भाई। ये कन्वर्ट हुआ है, ये मेरे पास इसकी इमेज आई है भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब यहां से मेरे पास ये क्या आया, अल्फा a0, अल्फा को अब दोबारा से कॉमन निकाल लीजिए तो मेरे पास अल्फा a0 है प्लस ये क्या आ गया, a1x² प्लस a2x⁴। अब इसको अगर मैं टी ऑफ टी ऑफ यू राइट करना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टी ऑफ यू मेरे पास यही तो आता है। टी अगर इस पर टी ऑफ यू निकालूं तो मेरे पास जहां एक्स है उसकी जगह क्या हो जाएगा, एक्स, यही तो हुआ है। तो यहां से मैं इसको क्या राइट कर सकता हूँ, अल्फा इंटू टी ऑफ यू राइट कर सकता हूँ। दैट्स क्लियर। तो मेरे पास सेकंड जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड। फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक मेरे को बी और लेकर आना पड़ेगा भाई। उसके लिए बी को मैं क्या मान लेता हूँ, कोई भी दूसरी पोलिनोमियल मान लेता हूँ भाई, आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल ले लेता हूँ, b0 प्लस b1x प्लस b2x। यहाँ से टी ऑफ अगर मैं u प्लस वी करूं मेरे पास क्या आ जाएगा, a0 प्लस b0 मैं राइट कर सकता हूँ। डायरेक्ट मैं सम कर रहा हूँ भाई, यहाँ से a1 प्लस b1 इंटू एक्स कर सकता हूँ, प्लस a2 प्लस b2 इंटू x² में राइट कर सकता हूँ। अगर मैं टी ऑफ दिस निकालूंगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, a0 प्लस b0, ठीक है, प्लस a1 प्लस b1 उसका होल स्क्वेयर, सॉरी a1 प्लस b1 इंटू x² प्लस a2 प्लस b2 इंटू x⁴ क्या आ जाएगा भाई, ठीक है। यहां से अब क्या करूंगा, a0 a1 और a2 को अलग निकाल लेते हैं, a0 प्लस a1x² प्लस a2x⁴ और प्लस करके हम क्या कर लेते हैं, b0 b1 और b2 को अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मेरे पास क्या थे भाई, रियल नंबर्स ही तो थे। और पोलिनोमियल्स में रियल नंबर्स के आपस में क्या करते हैं भाई, कम्यूट करते हैं, तो वहां से हम ये बोल सकते हैं भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो इनको अलग अलग कर लिया भाई, यहाँ b0 आ गया प्लस b1x² आ गया प्लस b2x⁴ आ गया। तो और ये मेरे पास इतना क्या बनेगा, ये मेरे पास टी ऑफ यू ही तो है, प्लस ये मेरे पास क्या है, टी ऑफ वी है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो टी ऑफ यू प्लस वी को हमने क्या शो कर दिया, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो यहां से मेरे पास फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। तो मेरे पास क्या हो गया, जो टी है, जो मैपिंग है, वो मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई तो मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो गया भाई। क्लियर है। अब भाई क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस पर बात रह गई भाई। मेरे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो हो गया भाई रॉन्ग यहां से। क्लियर। अब भाई डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी कैसे निकालेंगे, भाई दो तरीके हैं, या तो यहीं से आप लोग इसकी क्या कीजिए,
मेरे पास कोई बेसिस नहीं दी गई, तो यहाँ कोई स्टैंडर्ड बेसिस मानिए और उस पर फिर इस टी को अप्लाई कीजिए और वहां से भाई आप एल आई जो वेक्टर्स है वो निकालिए, या फिर आप इसकी टी की मैट्रिक्स बनाइए और मैट्रिक्स का रैंक चेक कर लीजिए। जो रैंक मैट्रिक्स का आएगा वही मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो रेंज स्पेस है उसकी डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर है? तो भाई मैं अप्लाई करूंगा, जो पहले क्या करूंगा भाई, टी की स्टैंडर्ड बेसिस लेकर आऊंगा। अगर मैं यहाँ स्टैंडर्ड बेसिस पी टू की निकालूं तो वो मेरे पास और कुछ नहीं होती भाई, किसके बराबर होती है, 1x एक्स स्क्वेयर के बराबर होती है भाई। एटमोस्ट 2 डिग्री की जो पोलिनोमियल्स है उसकी अगर स्टैंडर्ड बेसिस के बारे में बात करूं, जो वेक्टर स्पेस दिया गया है, तो वो 1x एक्स स्क्वेयर के बराबर होता है। पी फोर के बारे में अगर बात करें तो उसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है 1x एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब एक्स पावर ऑफ 4 के बराबर होती है। ठीक है, पी टू की डायमेंशन 3 के बराबर होती है, पी फोर की डायमेंशन 5 के बराबर होती है। क्लियर है? अब यहां से मेरे को क्या निकालना है, मेरे पास मैट्रिक्स कंसीडर करनी है। तो जो मेरे पास डोमेन है वो डायमेंशन ऑफ डोमेन किसके अंदर आता है भाई, कॉलम नंबर मेरे पास बनता है। या फिर आप लोग मैट्रिक्स अगर इसकी कंसिडर करना चाहते हैं तो कैसे बनती है भाई, हम क्या करेंगे, जो मेरे पास डोमेन की बेसिस दी गई है उसकी इमेज निकालेंगे और उसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट कर देंगे। वहां से जो मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो मेरे पास टी आई है उसका वो जो मैट्रिक्स है वो मेरे पास निकल कर आ जाएगी भाई, टी की मैट्रिक्स बन जाएगी भाई। कैसे देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, टी ऑफ ए वन निकालूंगा, मीन्स जो यहाँ बेसिस दी गई है उसका इमेज निकालूंगा। टी ऑफ वन अगर मैं करूंगा तो वो मेरे पास वन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक्स तो प्रेजेंट है नहीं। अगर एक्स प्रेजेंट होता तो उसका एक्स स्क्वेयर हो जाता, बाकी एज इट इज। यहाँ मेरे पास एक्स नहीं है तो टी ऑफ वन मेरे पास किसके बराबर आ गया, वन के बराबर। अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट कीजिए इनके, तो यहां से मेरे पास वन का कोफिशिएंट तो वन आ जाएगा, बाकी सभी के जो कोफिशिएंट आएंगे वो जीरो के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि वो तो प्रेजेंट है ही नहीं मेरे पास। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ये आ गया भाई। अब क्या करूंगा, ये मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स की पहली क्या बन गई भाई, रो बन गई। अगर मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मेरे को टी की मैट्रिक्स निकालने के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो अगर मैं बात करूं तो पहला कॉलम मेरे पास बन गया, ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम आ गया 1 0 0 0 0 इसके बराबर। अब क्या करेंगे, टी ऑफ एक्स निकालेंगे, वो मेरे पास किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वेयर के बराबर आएगा। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में राइट करेंगे तो यहां से मेरे पास है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट वन, बाकी सभी के जीरो, वन इंटू सॉरी 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस 1 × x² प्लस 0 × x³ प्लस 0 × x⁴। यहां से मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो सेकंड रो आई वो क्या आ गई, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो सेकंड रो आ गई वो मेरे पास 0 × 1 प्लस 0 × x प्लस 1 × x² प्लस 0 × x³ प्लस 0 × x⁴ आ गई। अब मेरे को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो सेकंड कॉलम मेरे पास क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 0 0 1 0, क्या आ गया। अगर मैं टी ऑफ एक्स स्क्वेयर करूंगा तो वो मेरे पास x⁴ आ जाएगा, तो यहाँ से x⁴ का जो कोफिशिएंट है वो वन, बाकी सभी के जीरो, तो मेरे पास जो लास्ट कॉलम आएगा वो 0 0 0 0 1 आ जाएगा। अब ये मेरे पास क्या बनी भाई, 5 रो से 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, और इसका जो रैंक है मेरे पास तीन ही नॉन जीरो रोज है, बाकी सारी की सारी जीरोज है, जीरो है, तो मेरे पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 के बराबर आ गया भाई। और जो रैंक इस मैट्रिक्स का आएगा वही मेरे पास डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी होगी। दैट्स क्लियर। तो यहाँ से वो किसके बराबर आई है भाई,
के बराबर आई है। टी मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, उसकी जो रेंज स्पेस की डायमेंशन है वो 3 है, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया और बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मेरे पास नॉट इक्वल टू आई एन ए पी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए वेयर आई एन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इस बात का ध्यान रखना भाई, यहाँ फॉल्स पूछा गया है। ठीक है, मेरे पास ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है। मीन्स यहां से मेरे पास एक एनिलेटिंग पोलिनोमियल दी गई है भाई, जैसे ए स्क्वायर माइनस ए अगर मैं करूं तो नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। अच्छा, मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर खुद मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है भाई। कैसी मैट्रिक्स होती है? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। क्लियर है? अच्छा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो इसका और अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो उसकी जो आइगन वैल्यूज है वो 0 और 1 के बराबर होती है, या तो 0 होंगी या 1 होंगी। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन में ये कह रहा है कि ए की सारी आइगन वैल्यू है वो 1 के बराबर होंगी, लेकिन ए मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, लेकिन यह एग्जैक्टली 1 बोल रहा है भाई। फोर्थ ऑप्शन मेरे पास थोड़ा सा मेरे को रोंग लग रहा है, लेकिन मेरे पास पहले 3 ऑप्शन डायरेक्ट इसकी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ही है भाई। 1 बाई 1 हम निकाल लेते हैं। मेरे पास क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू नल आ जाएगा, यहाँ ये एक एनिलेटिंग पोलिनोमियल हो गई, और जो मेरे पास एम एक्स होती है वो एनिलेटिंग पोलिनोमियल को डिवाइड करती है। मीन्स यहाँ से मेरे पास इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसको डिवाइड करेगी भाई। यहाँ से मेरे पास जो एम एक्स की पॉसिबिलिटी आएंगी वो क्या क्या, इसको मैं एक्स इंटू एक्स माइनस वन राइट कर सकता हूँ। वो मेरे पास क्या क्या आ जाएंगी, एक्स आ जाएगी, एक्स माइनस वन आ जाएगी, या एक्स इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगी। ये तीन ही पॉसिबिलिटी है एम एक्स की। ठीक है, तो यहां से देखना भाई, मेरे पास एक्स माइनस वन तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये हो गई तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, जो ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा भाई। आप लोग इम्प्लाई कर सकते हो, एम एक्स मेरे पास एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल होती है लोएस्ट डिग्री की, तो यहाँ से अगर मैं इसके अंदर ए पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू नल बन जाएगा भाई। ठीक है, और वहां से ए इक्वल टू आइडेंटिटी बन जाएगा, लेकिन ए मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, तो यहाँ से मेरे पास जो एम एक्स है वो एक्स माइनस वन के बराबर नहीं हो सकती, या तो वो एक्स के बराबर हो सकती है या एक्स इंटू एक्स माइनस वन के। दोनों में मेरे पास है जीरो आइगन वैल्यू जरूर मिलेगी भाई। अगर एक्स जीरो मैट्रिक्स है तो सारी की सारी आइगन वैल्यू जीरो मिलेगी, और एक्स इंटू एक्स माइनस वन है तो वहां से कम एक आइगन वैल्यू पक्का जीरो मिलेगी भाई। दैट्स क्लियर माई पॉइंट। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन मेरे पास क्या है भाई, इनकोरेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट है कि सारी की सारी आइगन वैल्यू वन होंगी, तो मेरे पास यहाँ वही फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट मेरे पास क्या है भाई, करेक्ट है। दैट्स क्लियर माई पॉइंट, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट ही बतानी थी, पार्ट बी का क्वेश्चन था, वही मेरे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी के लिए अगर आप चाहो तो देख सकते हो भाई, देखना फटाफट से मैं एक बार करवा भी देता हूँ। एम एक्स मेरे पास लीनियर फैक्टर्स के अंदर है, यहाँ से मेरे पास जो मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी भाई, डायगोनलाइजेबल डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी भाई। क्लियर है? दूसरी बात देखना भाई, मैट्रिक्स मेरे पास डायगोनलाइजेबल होगी तो मेरे पास क्या होगा भाई, मेरे पास मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हुई है। अच्छा, तो मेरे पास ये जो मैट्रिक्स होगी वो किसी न किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर आएगी, और डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो मेरे पास क्या होंगी भाई, आइगन वैल्यूज। क्या होंगी? आइगन वैल्यूज। क्लियर है? और आइगन वैल्यूज या तो वन हो सकती है या जीरो हो सकती है, तो मेरे पास वहां से उस डायगोनल मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो जितने नंबर ऑफ जो डायगोनल मैट्रिक्स आई है उसका जो रैंक आएगा नंबर ऑफ वंस के बराबर आएगा। जितने उसके अंदर वन आएंगे
उसी के बराबर आएगा। और वो जितने नंबर ऑफ 1 है वो क्या है भाई, आइगन वैल्यूज ऑफ ए। मेरे पास क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए है। मेरे पास जो रैंक ऑफ ए है वो मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ 1 आते हैं उसके बराबर होगा। और मेरे पास जो ट्रेस होगी फिर वो क्या होती है, आइगन वैल्यूज का सम। और आइगन वैल्यूज का जो ट्रेस आएगी फिर वहां से भी हम क्या बोल सकते हैं कि वो कितनी आएगी। अच्छा, मेरे पास जो ये डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो गया। और डायगोनल मैट्रिक्स की जो मेरे पास ट्रेस है वो जितने वंस होंगे उसी के बराबर आएगी। और मेरे पास जो रैंक है वो भी उसी के बराबर आएगा। तो वहां उसी के सिमिलर फिर मेरे पास ट्रेस और रैंक मैट्रिक्स का होगा। तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो सेकंड ऑप्शन है वो एक ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है तो वो गलत हो गया। सेम बात यहां से फिर इसका ऑपोजिट हो जाएगी। तो ये भी इसकी एक ट्रू स्टेटमेंट है तो वहां से मेरे पास थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जर्नलाइजेशन करना चाहो तो आप वहां से जा सकते हो भाई। एक जर्नल मैट्रिक्स लीजिए, उसको सिमिलर शो कीजिए भाई। मान लेता हूं मैं 1 1 1 आइगन वैल्यूज हैं के टाइम्स, और 0 0 0 आइगन वैल्यूज हैं n माइनस के टाइम्स। ठीक है, यहां से अगर आप n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अच्छा, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो के होगा, कि मेरे पास के ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू है। इसके सिमिलर ही मेरे पास क्या होगा भाई, फिर ए का रैंक होगा। ट्रेस भी इसकी के होगी तो मेरे पास वहां से ट्रेस ऑफ ए। अच्छा, सेम मेरे पास ए की ट्रेस होगी। यहाँ से आप क्लियरली शो हो गया होगा भाई। और आई एन माइनस ए करूंगा तो मेरे पास ये जो के है वो तो जीरो हो जाएंगे और ये मेरे पास 1 के बराबर आ जाएंगे। तो जितनी मेरे पास यहाँ से नलिटी आई है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ आई एन माइनस ए के बराबर आ जाएगी। रैंक और नलिटी का सम मेरे पास किसके बराबर होता है, तो मेरे पास कॉलम नंबर होता है उसके बराबर। वो मेरे पास एन है तो उसके बराबर हो जाएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट मेरे पास दोनों करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है भाई, आसानी से आप शो कर सकते हो। आई एन माइनस ए का होल स्क्वायर मेरे पास आई एन माइनस ए के बराबर आएगा। मीन्स ए अगर आइडम पोटेंट है तो आई एन माइनस ए भी मेरे पास आइडम पोटेंट होती है। आइडेंटिटी माइनस ए बोल देता हूँ मैं इसको डायरेक्ट। तो कैसे निकालते हैं भाई, स्क्वायर ओपन कीजिए, आई स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए आएगा मेरे। ए स्क्वायर को मैं क्या राइट कर सकता हूँ भाई, ए यहाँ से आई प्लस ए माइनस 2 ए आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर होता है। आइडेंटिटी ए माइनस 2 ए मेरे पास माइनस ए के बराबर आ गया तो आइडेंटिटी माइनस ए आ गया। आइडेंटिटी माइनस ए का स्क्वायर लेकर आए थे और आइडेंटिटी माइनस ए आ गया तो आइडेंटिटी माइनस ए मेरे पास है आइडम पोटेंट हो गई। तो यहाँ से फर्स्ट जो ऑप्शन है वो भी मेरे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है तो वो गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे पास क्या है भाई, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्या आ गया भाई, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर इसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे भाई और आज के सेशन का एंड करेंगे भाई। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन यहीं आती है भाई, आप लोग यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।